जय हिंद फ्रेंड्स। मैं ब्रजेश देव पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल बीडी डिजिटल स्टडी पर। तो अगर आप सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर हम सभी चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को बना करके उसका एक अलग सीरीज़ आपके सामने लाई जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। एक दिन अनघा जो है अपने स्कूल ट्रिप के साथ, मतलब उसका स्कूल जो है किसी टूर पे जा रहा था, तो वो भी उस स्कूल के साथ टूर पे जाती है। और इस ट्रिप में उसको क्या करना था, महाराष्ट्र के पुणे से उसको ट्रेन पकड़नी थी और उसको पहुंचना था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उसकी जो मामा हैं वो साथ में उसको स्टेशन पे छोड़ने के लिए आती हैं और उसके स्कूल टीचर से कहती हैं कि सर, आप अगर जा रहे हैं तो बच्चों को बुद्धा के बारे में ज़रूर बताइएगा और बच्चों को सारनाथ ज़रूर लेकर के जाइएगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर उसकी जो मॉम है उसको सारनाथ और बुद्धा के बारे में इस तरह की बातें क्यों करती हैं। तो देखिए क्या है, सारनाथ ही वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना फर्स्ट स्पीच दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वहीं पे सारनाथ से बुद्धा के से रिलेटेड, बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो है स्तूप मिले हैं, वहीं से अशोक पिलर मिला हुआ है। ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग नेशनल एम्ब्लेम में करते हैं। ठीक है, तो अब इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कि भाई बुद्धा कौन थे और बौद्धिज़्म क्या था, जैनिज़्म क्या था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो द स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो देखिए बुद्धा की क्या स्टोरी है कि आज से लगभग 2500 साल पहले जो हमारे बुद्धा हैं, गौतम बुद्ध, जिन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया, उनका आगमन होता है। और बचपन में हम उनका जो नाम था वो बुद्धा नहीं था, बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और उनको हम लोग गौतम के नाम से भी जानते थे। और यही जो है गौतम और जो सिद्धार्थ थे आगे चल करके बुद्धिज़्म रिलीजन को इस्टेब्लिश करते हैं। और ये जो पूरा टाइम पीरियड था, दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। और इस इनके समय में क्या होता है कि जो लोगों की जो ज़िंदगी है, लोगों का रहन सहन है, वो एकाएक बहुत तेज़ी से बदलने लगता है। As you saw in chapter 5, some kings in the महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। तो अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि अराउंड 2500 ईयर्स एगो महाजनपदों का डेवलपमेंट शुरू हो गया था, महाजनपदों का बनना शुरू हो गया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मगध के बारे में और उसके आसपास वैशाली के बारे में, वज्जी के बारे में पढ़ा था। तो ये बड़े बड़े जनपदों का विकास होना शुरू हो गया था, शहरों का विकास होना शुरू हो गया था। एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस। और शहरों का जब विकास हो गया तो गाँव में जो रहने वाले लोग थे उनका जो जीवन था वो भी बहुत तेज़ी से बदलने लगा था। ठीक है, Many thinkers were trying to understand these changes in society। अब जो हिस्ट्री जानने वाले लोग हैं वो हमेशा इन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे उस समय में जो सोसाइटी थी कैसे चेंज हो रही थी। और वो ये भी जानने का प्रयास करते हैं, दे ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ
लाइफ। मतलब उस समय पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो थिंकर्स थे, बहुत सारे जो विचारक थे, है ना? वो समझने का प्रयास कर रहे थे। जो सोसाइटी में जो चेंज आ रहे थे, वो उसको समझने का प्रयास कर रहे थे और वो ये भी जानने का प्रयास कर रहे थे कि जो लाइफ है, जो जीवन है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, ट्रू मीनिंग क्या है, ठीक है? तो द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गण नोन एज द शाक्य गण। जो बुद्धा जो थे वो शाक्य गण से बिलोंग करते थे। हमने पिछले चैप्टर में गण के बारे में पढ़ा था। गण क्या होते हैं उस समय पे हमने पढ़ा था। एक तो दो तरह के राजा होते थे। एक तो हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था गण के बारे में। इसको हिंदी में गण बोलते हैं। तो ये उस वो राज्य होता था जहाँ पे कोई एक राजा नहीं होता था, वहाँ पे बहुत सारे राजा होते थे और जो भी डिसीजन होता था वो सभी राजा मिल कर के लिया करते थे। इसको हम लोग संघ भी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किंगडम्स थे जहाँ पे इस तरह की गवर्नमेंट चलती थी, जिसको गण गवर्नमेंट भी बोलते हैं या संघ गवर्नमेंट भी वहाँ पे चलती थी। तो उसी में से एक शाक्य रीजन था, शाक्य कैपिटल था या शाक्य किंगडम भी कह सकते हो आप, जहाँ पे इस तरह का शासन चलता था। एंड वॉज छत्री। तो वो जो थे वो एक तरह से आपके छत्री थे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि वो जो बुद्धा थे वो कि कौन से गण से बिलोंग करते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा शाक्य गण और दूसरा ये कि वो छत्री थे। तो when he was young man he left the comforts of his home in search of knowledge। तो जब वो यंग थे, जवान थे, उस समय पे क्या किया उन्होंने, अपने जीवन का सारा ऐशो आराम छोड़ करके ज्ञान की तलाश में वो अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर। वो कई सालों तक ऐसे ही घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों से डिस्कस करते रहते हैं, बड़े बड़े महात्माओं और साधुओं के पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब जगहों पे उन्हें कोई ख़ास मतलब उन जगहों से वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उन महात्माओं के विचारों से उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। एंड ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ। और अंत में वो अपना खुद का एक अलग रास्ता चुनते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने आप को रियलाइजेशन कर सकें, मतलब सत्य की पहचान कर सकें। और वो क्या करते हैं, और वो मेडिटेट करना शुरू करते हैं डेज ऑन इंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। तो क्या होता है कि एक दिन अचानक बोध गया में, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ कर के मेडिटेट कर रहे होते हैं और वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनको रियलाइज़ होता है कि जो वास्तविक सच है वो क्या है, इस बात का उनको आभास होता है। वेयर ही अटेन एनलाइटमेंट। और उनको एनलाइटमेंट होता है, मतलब उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उनकी अंतरात्मा जाग जाती है या उनको रियलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, कि जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है, इस बात का उनको आभास हो जाता है। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। और इसके बाद ही उनको बुद्धा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है वाइज वन, मीन्स बहुत ही बुद्धिमान या बहुत ही ज्ञानी पुरुष। इसके बाद वो सारनाथ पहुंचते हैं, जो कि वाराणसी में होता है, वाराणसी में इस्टेब्लिश है। और वहीं पर वे पहली बार लोगों को कुछ सिखाते हैं, मतलब अपना पहला स्पीच देते हैं, जो उनको रियलाइजेशन हुआ था उसके बारे में लोगों को बताते हैं। और उसके बाद अपना बचा हुआ सारा जीवन लोगों को शिक्षा देते हैं। एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवलिंग करते हैं, पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। तब तक ये काम करते हैं जब तक कि वो पास्ट अवे नहीं हो जाते, मतलब उनको डेड नहीं कर जाते हैं।
और डेड किस जगह पे करते हैं, ये आपके पढ़ते हैं, डेड करते हैं कोसी नारा में। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये जाना कि जो गौतम बुद्धा थे उनको बचपन में क्या बोलते थे, सिद्धार्थ के नाम से जानते थे या गौतम के नाम से जानते थे। और बुद्धा का जो है आगमन कब होता है, अराउंड 2500 ईयर्स एगो, जब महाजनपदों का डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि उनको एनलाइटमेंट कहाँ पे होता है, बोध गया बिहार में होता है। ठीक है, और अपना फर्स्ट स्पीच उन्होंने कब दिया था, सारनाथ जो कि वाराणसी में है वहाँ पर दिया था। ठीक है, और तभी उसके बाद उनको बुद्धा के नाम से जाना गया। वो कौन से गण से बिलोंग करते थे, तो वो शाक्य गण से बिलोंग करते थे। फिर आते हैं आगे, तो बुद्धा ने सिखाया कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग, वो दुख से भरा हुआ है। और लाइफ में क्या है, कहीं भी आपको हैप्पीनेस नहीं है, हर जगह अनहैप्पीनेस है। सभी लोग यहाँ पे जो भी आता है उसको सफ़र करना पड़ता है, मतलब दुख से रहना पड़ता है। आप सोचो कि यहाँ पे आप मतलब हैप्पीनेस के लिए आए हो, तो ये नहीं है, ये संसार दुख से भरा है। और ऐसा क्यों है, बिकॉज़ वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्रेविंग्स हैं और डिज़ायर्स हैं, मतलब हमारे पास इच्छाएं हैं, चाह है। ठीक है, और इसी वजह से हम क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं, विच ऑफ्टन कैन नॉट फुलफिल्ड, और जो कि वो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। और वो जब इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं तो उससे हमें क्या होता है, दुख होता है। समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जो जिनकी अभिलाषा है वो हमें मिल भी जाए, जिसकी चाह है वो हमें मिल भी जाए, तो भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हमें और ज़्यादा की डिमांड हो जाती है, हमारी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास एक गाड़ी और एक बंगला हो जाए, और जब हमारे पास इतना हो जाता है तो हमारी इच्छाएं यहीं पे रुकती नहीं हैं, बल्कि और बढ़ जाती हैं। तब हम सोचते हैं कि अब हमारे पास एक बंगला नहीं 4 बंगले हो जाएं। ठीक है, इस तरह से हमारी इच्छाएं जो है बढ़ती जाती हैं। द बुद्धा डिस्क्राइब्ड दिस एज थर्स्ट और तन्हा। और बुद्धा ने इसको क्या किया, इसको डिस्क्राइब किया जैसे कि हमारी प्यास है, प्यास कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक उसी तरह से इसको थर्स्ट और तन्हा का नाम दे दिया। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। उन्होंने बताया कि ये जो डिज़ायरिंग है, जो क्रेविंग्स है, इसको रिमूव किया जा सकता है बाय मॉडरेशन इन एवरीथिंग। सभी चीज़ों में मॉडरेट अगर हम रहें, अपने आप को नियंत्रित कर सकें, तो हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। इन्होंने लोगों को सिखाया कि दयालु बनो एंड रिस्पेक्ट करो। ठीक है, अब हम मॉडरेशन कैसे लाएंगे अपने अंदर, हमको मॉडरेट होना है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमें ग्रीड लालच नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम काइंडफुल बने, हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए, हमें दूसरों का रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, दूसरों के जो जीवन है उनके जीवन को भी रिस्पेक्ट देना आना चाहिए। जब उसमें इंसान भी आते हैं और एनिमल्स आते हैं, मतलब हमें सबको रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर रिएक्शन कॉल्ड कर्मा, whether good or bad, affect us both in this life and the next। उनका ऐसा मानना था कि जो भी हम काम करते हैं, जिसको उन्होंने कर्म कहा, तो जो भी हम काम करेंगे उसका कुछ न कुछ रिज़ल्ट ज़रूर आता है। और अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट गुड होगा, और अगर हम बुरा काम करते हैं तो उसका बैड अफेक्ट भी हमारे लाइफ पे ज़रूर पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम जैसे अच्छा काम करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे बॉडी में निगेटिव एनर्जी जो है वो भर जाती है, और उसका परिणाम हमारे जीवन पर ज़रूर पड़ता है। तो बुद्धा टॉट
इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपुल प्राकृत। और बुद्धा ने इन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को सिखाने का प्रयास किया, किसी स्पेशल लैंग्वेज में नहीं बल्कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ऑर्डिनरी लैंग्वेज का मतलब ये होता है ऐसी लैंग्वेज जो सभी लोग बोलते हैं, सामान्यतया गांव देहात में जो अमीर गरीब सब लोग जानते हैं, उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम की ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी प्राकृत, और इसी प्राकृत लैंग्वेज में उन्होंने लोगों को समझाया ताकि उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो बता रहा हूँ उसको आप डायरेक्ट मतलब विश्वास न करें, बल्कि आप, मैं जो बता रहा हूँ आप उस पर विचार करें, उसके बारे में सोचें और उसके बाद मेरी बात को मानें। द स्टोरी ऑफ किस गोतमी। तो ये एक स्टोरी है किस गोतमी नाम की एक महिला की। तो क्या होता है कि एक बार क्या होता है, एक वोमेन जिसका नाम किस गोमती था, उसका लड़का जो है बेचारा मर गया होता है, और वो अपने बच्चे को ले करके अपने सीने से लगा करके इधर उधर सड़कों पर घूमती रहती है और अपने लोगों से पूछते रहती है कि भैया इसको ज़िंदा कर दो। ठीक है, तो एक दयालु व्यक्ति उसको मिल जाता है, वो उससे बोलता है कि चलो मैं आपको बुद्ध के पास लेके चलता हूँ। तो वो जो है किस गुमती को बुद्ध के पास ले जाता है। तो महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं, देखो भाई मैं इसको जीवित तो कर दूंगा, लेकिन तुमको क्या करना है, पहले तुमको एक मुट्ठी भर के सरसों के दाने लेके आने हैं, लेकिन शर्त ये है कि तुमको ये सरसों के दाने उसी घर से लाने हैं जिस घर में किसी भी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु न हुई हो। अब वो महिला जो है पूरे दिन पूरे जो है सड़कों पर मतलब पूरे गांव में घूम जाती है, दिन भर खोज देती है, लेकिन उसको ऐसा कोई घर नहीं मिलता है जहाँ पे कभी न कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। ठीक है, तो इस तरह से महात्मा बुद्ध उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई देखो यहाँ पे जो आया है उसको आज नहीं तो कल जाना है, मृत्यु निश्चित है। और इस तरह से वो किस गोमती को समझाने का प्रयास करते हैं। नाउ उपनिषद। तो उपनिषद क्या होते हैं, देखिए अराउंड द टाइम, उसी समय के आसपास कुछ अलग अलग थिंकर्स भी आए और उन्होंने भी आल्सो फाइंड आंसर द फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। उनके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि भाई जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है, ठीक है, दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो इस तरह के विचार कुछ और भी विचारक थे उनके दिमाग में भी आए होंगे, तो उन्होंने भी रिसर्च किया इसके ऊपर। तो सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जो जानना चाहते थे भाई कि व्यक्ति जब डेथ कर जाता है तो उसके बाद उसके जीवन का क्या होता है। अदर्स वांटेड टू नो वाई सैक्रिफाइसेज शुड बी परफॉर्म। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये जानना चाहते थे कि भाई जो बलि है या जो यज्ञ में आहुति दी जाती है उसको देने का रीज़न क्या है, वो सब कार्य क्यों किए जाते हैं। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. इसमें से बहुत सारे थिंकर्स ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि भाई देखो इस संसार में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी है जो परमानेंट है, मतलब जो हमेशा विद्यमान है, न कभी मरती है और न तो कभी वो जो है ख़त्म होती है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मन और द इंडिविजुअल साउल एंड द ब्रह्मन और द यूनिवर्सल साउल। तो उन्होंने
क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई इस संसार में जो वो परमानेंट चीज़ है, उसको उन्होंने आत्मन बोला। आत्मन बोला किस लिए? और द एज द आत्मन और द इंडिविजुअल साउल, जो आत्मा को बोला कि ये एक इंडिविजुअल साउल है जो सभी जीवित लोगों में पाई जाती है। और दूसरे को उन्होंने बोला ब्रह्म। ब्राह्मण इसमें दिया हुआ है, हम लोग हिंदी में उसको ब्रह्म बोलते हैं। और ब्रह्मा को उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल साउल है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो आत्मा है वो निकल करके ब्रह्म में विलीन हो जाती है, या यूनिवर्सल साउल में विलीन हो जाती है। तो इसलिए जो ब्रह्म है वो यूनिवर्सल साउल है, वो परमानेंट चीज़ क्या है? ब्रह्म है। ये निष्कर्ष निकाला कुछ थिंकर्स ने। They believed that ultimately both the Atman and the Brahman were one। तो अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो आत्मा है और जो ब्रह्म है वो दोनों ही चीज़ें क्या है? अलग नहीं है, एक ही हैं। क्यों एक हैं? क्योंकि जब कोई व्यक्ति डेथ करता है तो उसकी जो आत्मा है वो निकल करके कहाँ जाती है? उस ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। और सभी की आत्मा जो है कहाँ पे जाती है? उस ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। यानी कि ये सभी जो आत्मन है, जो इंडिविजुअल साउल हैं, वो उसी यूनिवर्सल साउल का ही एक पार्ट है। तो इसलिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो अ, आत्मन है और जो ब्राह्मण है वो दोनों क्या हैं? एक ही हैं। Many of their ideas were recorded in the उपनिषद। इस तरह के कई विचार, बहुत सारे इस तरह के विचार हैं जो अलग अलग थिंकर्स के द्वारा दिए गए हैं और उनको उपनिषद नामक ग्रंथों में, उपनिषद नामक बुक्स में रिकॉर्ड करके रखा गया है। These were part of the later वैदिक टेक्स्ट्स। और ये जो उपनिषद है ये वैदिक टेक्स्ट के बाद वाला पार्ट है। इसका मतलब ये है कि जो वैदिक टेक्स्ट था वो आपका पहले आया था, ठीक है, लेकिन बाद में जो उपनिषद हुआ है ना, वो भी आया और वो किसका पार्ट बना? वो इसी वैदिक टेक्स्ट का ही एक पार्ट बन गया। मतलब वो जो है वैदिक चीज़ों के बारे में ही वो डिस्क्राइब करता है डिटेल में। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग। अब उपनिषद का पर्सनल मतलब क्या होता है, उस वर्ड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कंजर्वेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो वही देखो क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो शिष्य होते हैं अपने गुरु के पास में बैठते हैं, अपने टीचर्स के पास में बैठते हैं और उनके बीच जो है कन्वर्सेशन होता है। मतलब जो टीचर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो अपने स्टूडेंट को ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम लोग रिकॉर्ड करके रख दिया जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपनिषद के नाम से जाना गया। तो पहले जो ये चीज़ें हुआ करती थी, पहले जो उनके गुरु हुआ करते थे वो डायलॉग के फॉर्म में, मतलब उनको बोल करके वो चीज़ें समझाते थे, ठीक। और बाद में जब वो शिष्य लोग बड़े हुए तो उन्हीं सब चीज़ों को क्या किए? राइट कर दिए। तो वो एक बुक बन गई और ग्रंथ बन गया और उसको उपनिषद नाम दे दिया गया। तो मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेयर मेन। अब ये जो उपनिषदिक मतलब जो उपनिषद वाले आइडियाज़ देने वाले लोग थे वो अधिकतर मेन थे, पुरुष हुआ करते थे और वो ब्राह्मण वर्ण से रिलेटेड करते थे और या तो वो राजा हुआ करते थे। लेकिन कभी कभी हमें यहाँ पर वुमेन्स थिंकर्स के बारे में भी कुछ नाम हमें मिल जाता है, जैसे गार्गी, अपला, घोषा एंड मैत्रेयी। इन 4 महिलाओं का नाम बड़ा फेमस है जो कि अपने टाइम पे इन्होंने स्टडी किया और अपने अपने स्वयं के विचार जीवन के बारे में दिए। हु वर फेमस फॉर देयर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स।
जो कि बहुत फेमस हैं। ये महिलाएं जो है उस समय पे क्या करती थी, अपनी स्टडी के लिए और लर्निंग के लिए बहुत फेमस हैं, और ये डिबेट्स में भी भाग लेती थी। ठीक है, चर्चा परिचर्चा में भी इनको पार्टिसिपेट किया, इन्होंने किया था। पुअर पीपुल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। और इस तरह के जब डिस्कशन हुआ करते थे तो उसमें जो पुअर पीपुल होते थे, जो मतलब गरीब तबके के लोग होते थे, उनको शायद ही इसमें जगह मिल पाती थी, या वो शायद ही इसमें भाग लेना पसंद करते थे, या उनको वो भाग नहीं लेते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकाम जबाला, जिसमें एक बहुत ही फेमस अपवाद के रूप में हमें सत्यकाम जबाला का नाम सामने आता है, जिसको हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबाली, जो कि एक दास महिला से उत्पन्न पुत्र थे, और उस दास महिला का नाम था जबाली। ठीक, तो उसी दासी महिला से उत्पन्न एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ गया सत्यकाम जबाला, जो कि एक स्लेव थे। He had a deep desire to learn about reality. इनके मन में बड़ी जिज्ञासा उठी कि वास्तविक दुनिया को जानने का, जीवन के वास्तविक मूल्यों को जानने का। And was accepted as a student by Brahmin teacher named गौतम, और इनको एक ब्राह्मण ऋषि हुआ करते थे, ब्राह्मण टीचर हुआ करते थे गौतम, इन्होंने उनको अपने छात्र के रूप में, स्टूडेंट के रूप में, शिष्य के रूप में मान्यता दी और उनको पढ़ाया और समझाया। एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। और ये जो सत्यकाम जबाला हुए, वो अपने समय पे, उस टाइम पे बहुत ही जाने माने विचारक के रूप में फेमस हो गए। तो ये एक हमें नाम मिल जाता है वो अपवाद में, जो कि स्लेव थे या जो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते थे। बाकी अगर इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हमें थिंकर्स मिलते हैं वो सभी ब्राह्मण और राजा की कैटेगरी से मिलते हैं। मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7th. बाद में उपनिषद, इन्हीं उपनिषदों के पास जो आइडियाज़ थे, इन्हीं उपनिषदों के विचारधारा से को और डेवलप किया, और उसमें एक नाम आता है शंकराचार्य का। इन्हीं शंकराचार्य ने क्या किया कि उपनिषदों में जो विचारधारा थी उसको और ज़्यादा डेवलप किया। ठीक है, और ये भी अपने समय के एक बहुत ही जाने माने थिंकर रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, जिनका नाम शंकराचार्य है, और इनके बारे में हम लोग क्लास 7th में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टोरी है, जैसे 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। देखिए, इंडियन फ़िलोसॉफ़ी को अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलोसॉफ़ी, ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे पास कुछ 6 प्रकार के फ़िलोसफ़ी बुक्स हैं, जैसे जिसमें आपके पहला है, एक है न्याय, वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, है ना, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा। These 6 systems of philosophy are said to have been founded by sages Kanad, Gautam, Kapil, Patanjali, Jaimini and Vyasa respectively। ठीक है, तो इन लोगों ने, ये जो 6 ऋषि हैं, इन 6 ऋषियों ने मिल करके इन 6 प्रकार के आपके जो है ग्रंथों को रचा। तो इनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप इंडियन फ़िलोसॉफ़ी को बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहते हो। तो दीज फिलोसफर्स स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री। और ये जो फिलोसफर्स हैं, इनके द्वारा जो ये 6 ग्रंथों का निर्माण किया गया जो कि फ़िलॉसफी से रिलेटेड है, उसका आज भी बहुत ही
ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे कल्चर में है। ठीक है, तो जर्मन में बॉर्न ब्रिटिश पैदा हुआ एक ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिच मैक्स मुलर has observed that six systems of philosophy were developed over many generations with contribution made by individual thinkers। इन्होंने बताया कि ये जो सिक्स फिलॉसफी बुक्स की रचना की गई है वो अलग अलग जनरेशन्स में हुई है, और अलग अलग जनरेशन्स में होने के बाद भी इनमें जो कुछ बेसिक सिमिलरिटीज़ भी हैं, लेकिन फिर भी बेसिक सिमिलरिटीज़ होते हुए भी इनमें कुछ न कुछ जो है डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। मतलब ये कुछ क्या, मतलब ये पूरी तरह से डिफरेंट है, मतलब अलग है, मतलब विचारधारा इनकी अलग है। ठीक है, वो जो जितने भी बुक्स रचे गए हैं अलग अलग जनरेशन में रचे गए हैं और उनकी जो विचारधारा है वो अलग है, लेकिन फिर भी उनमें बेसिक सिमिलरिटी हमें मिलती है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं उसमें सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है। नाउ द वाइज बेगर। अब यहाँ पर हम एक बुद्धिमान भिखारी की कहानी पढ़ेंगे। क्या होता है, हियर इज़ अ डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद से यहाँ पर एक स्टोरी ली गई है जिसमें शौनका एंड अभिप्रतारिन दो ब्राह्मण थे, जो है दो ऋषि थे जो कि पूजा कर रहे थे यूनिवर्सल साउल की। एक बार क्या हुआ था, जैसे ही वो खाने के लिए बैठे तभी उनके पास एक भिखारी आता है और उनसे कहता है कि भाई हमें भी भोजन दे दीजिए। तो सौनका जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि वे कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। लर्नड सर्स होम डू यू वर्शिप द बेगर आस्क्ड। भिखारी ने पूछा कि हे प्रभु आप किसकी पूजा करते हो। तो भाई अब वो जो अभिप्रतारिन ने कहा कि हम तो यूनिवर्सल साउल की पूजा करते हैं, जो सर्व जगह विद्यमान आत्मा है, ब्रह्म है, हम उसकी पूजा करते हैं। तो उसने कहा ओह ये बात है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है जिस यूनिवर्सल साउल को की पूजा करते हैं वो तो सभी संसार में हर जगह विद्यमान है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई वो तो हर जगह है। तो इफ़ द यूनिवर्सल साउल फील्स द होल वर्ल्ड, अगर यूनिवर्सल साउल सभी पूरे विश्व में है, पूरे संसार में है, हर जगह पर है, तो मेरे अंदर भी होगा। तो हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसने बोला कि मैं कौन हूँ, मैं तो इसी संसार का पार्ट हूँ। ठीक है, तो यू स्पीक द ट्रूथ। तो भाई जब मैं भी इसी संसार का हिस्सा हूँ तो मेरे अंदर भी तो वही यूनिवर्सल साउल हुई। तो इसकी बात को सुनकर उन ऋषि महात्माओं ने कहा कि हाँ भाई ये तो बड़ा बुद्धिमान जो है भिखारी है, और उन्होंने जो है उसकी बात को माना और अंत में उसको अपना सारा भोजन दे दिया और उसको खिलाया। तो इस स्टोरी से क्या पता चलता है, इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि उपनिषदों में ये विचारधारा बड़ी फेमस है कि जो यूनिवर्सल साउल है वही परमानेंट है, और जितनी भी इंडिविजुअल साउल हैं जो हम लोग के अंदर हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग के मरने के बाद उसी परमानेंट साउल में विलीन हो जाती हैं। हम लोग उसी यूनिवर्सल साउल के पार्ट हैं। नाउ पाणिनि एंड ग्रामेरियन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये पाणिनि लिखा हुआ है, इसको लोग पाणिनि बोलते हैं हिंदी में, तो उसके बारे में समझ लेते हैं कि दिस वॉज ऑल्सो द टाइम, यही वो समय था व्हेन अदर स्कॉलर्स वेयर एट वर्क, जिसमें जो विद्वान लोग थे वो अपना कुछ न कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे थे, कुछ न कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर रहे थे, और उनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि। और उसमें से जो पाणिनि थे वो एक बहुत ही फेमस थिंकर और बहुत ही स्कॉलर्स थे जिन्होंने ग्रामर की रचना की, जो कि संस्कृत में थी, संस्कृत ग्रामर की इन्होंने रचना की। और उन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड द वोवेल्स एंड द कॉन्सोनेंट इन अ स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज्ड दीज टू क्रिएट फार्मूला लाइक
like those found in algebra. तो इन्होंने क्या किया, उन वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिला करके फार्मूला बना दिया, ठीक है। जिस जिस तरह से हम लोग अलजेब्रा में फार्मूला का यूज़ करते हैं, उन्होंने जो संस्कृत की ग्रामर की रचना की उसमें उन्होंने फार्मूला का डेवलपमेंट कर दिया। और ये जो है ये चीज़ उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी उस समय पे। और उन्होंने लगभग 3000 फार्मूले बना दिए, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में। तो इट वाज द मोस्ट ब्रिलियंट वर्क ऑन दैट टाइम, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचो कि उस टाइम पे कितने बड़े बड़े थिंकर्स हुआ करते थे। अब हम लोग जानेंगे जैनिज़्म के बारे में। तो भाई देखो क्या होता है, जिस तरह से हम लोग में गुरु महात्मा लोग होते हैं, तो उसी तरह से जैनिज़्म में तीर्थांकर्स होते हैं। तो जो वर्धमान महावीर थे वो 24th तीर्थांकर हुआ करते थे, 24वें गुरु थे ये, ठीक है। और ऑल्सो स्प्रीड हिज दिस मैसेज, ये भी इन्होंने भी अपना जो मैसेज था उसी टाइम पे लगभग 2500 साल पहले, ठीक है, उसी के आसपास इन्होंने भी अपने मैसेज को देना लोगों में शुरू किया था। ये भी जो है क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय राजकुमार थे जो कि लिच्छवीज ग्रुप से आते थे, ठीक है। ये भी एक गण, यहाँ पे भी गण गवर्नमेंट अप्लाई होती थी। दैट वाज अ पार्ट ऑफ द वज्जी संघ, और ये जो है वज्जी संघ का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, जिसके बारे में हमने जो है चैप्टर नंबर 5 में अभी कुछ जो है पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो जब ये 30 के आसपास के होते हैं, जब इनकी उम्र 30 साल होती है, तो ये भी अपना घर बार छोड़ करके चले जाते हैं जंगलों में और सत्य की तलाश में घूमने लगते हैं। और लगभग 12 साल तक कठिन तपस्या करने के बाद, अकेले जीवन जीने के बाद, एट द एंड ऑफ विच ही अटेन एनलाइटमेंट, इनको भी 12 वर्ष के पश्चात एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इन्होंने भी कुछ सिंपल डॉक्ट्रिन, कुछ साधारण जो है रहने का रूल दिया था। मेन एंड वोमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, इन्होंने कहा कि जो भी लोग, जो भी आदमी या पुरुष या स्त्री जो भी सच को जानना चाहते हैं, उन्हें अपना घर बार छोड़ देना चाहिए। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, इन्होंने अहिंसा का रूल दिया। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार के जीव को जान से न मारना, ठीक है। अब ये जो अहिंसा होती है कई प्रकार से होती है, उसकी जान भी न लेना, उसको तन मन धन किसी भी प्रकार से उसको हर्ट न करना ही अहिंसा होती है। इसका एक अलग से काफ़ी बड़ा डिफिनेशन है जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो ऑल बीइंग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, महावीरा का ऐसा मानना था कि जितने भी जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उन सभी के अंदर जीने की इच्छा होती है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर, उन सभी को जीवन से बड़ा प्रेम होता है। चाहे वो ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत, तो जो साधारण जो जन थे, जो मतलब गांव देहात में जो रहने वाले लोग थे, जो नीचे तबके के लोग थे, वो लोग भी जैन महात्मा महावीर के मतलब चीज़ों को, उनके द्वारा बताए गए थॉट प्रोसेस को समझ सकते थे, क्योंकि वो जो है अपनी स्पीच, अपनी जो भी चीज़ें थी, अपनी थॉट प्रोसेस को बताते थे प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है। और उस समय हमने अभी बताया कि जो प्राकृत लैंग्वेज थी उस समय की आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी। ऑर्डिनरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ऐसी लैंग्वेज जो सभी लोगों के द्वारा यूज की जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है। तो देयर वेयर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत, अब वहाँ पे
प्राकृत के भी कई तरह के फॉर्म्स थे, मतलब एक ही प्रकार की नहीं, कई प्रकार की प्राकृत लैंग्वेज होती थी, यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कि कंट्री के अलग अलग पार्ट में बोली जाती थी, एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वेयर यूज्ड, और जिस रीजन में वो बोली जाती थी उसी रीजन के नाम से जानी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, द प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी, तो मगध में बोली जाने वाली प्राकृत लैंग्वेज को मगधी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो महावीरा के जो फॉलोअर्स थे, महावीरा के विचारों को जो मानने वाले लोग थे, उनको जो है जैन या जैनाज के नाम से जाना गया। इंग्लिश में हम लोग जैनाज बोलते हैं और हिंदी में हम लोग जैन बोलते हैं। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइव्स, तो जो ये जो महावीर के जो फॉलोअर थे उनको बहुत ही साधारण जीवन जीना पड़ता था। बेगिंग फॉर फूड, उनको फूड के लिए क्या करता था, भिक्षा मांगनी पड़ती थी। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, उन्हें हमेशा ईमानदार रहना पड़ता था, उन्हें चोरी नहीं करनी होती थी, किसी भी तरह से उनको चोरी नहीं करना होता था, चोरी करना पाप समझा जाता था। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व एलिबेसी, ठीक है, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, और जो पुरुष थे उनको सब कुछ त्याग देना पड़ता था, यहाँ तक कि अपने कपड़ों का भी उनको त्याग कर देना पड़ता था। अब आप सोच के देखो कि कितनी कठिन लाइफ ये जीते थे, ठीक है, कितने त्याग से ये अपना जीवन जीते थे, ठीक है, जिसकी आज की डेट में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज तो अगर हमसे कह दिया जाए कि अपने जो फेवरेट शूज़ हैं या अपने जो फेवरेट कपड़े हैं उनको मत पहनो, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो पहले के टाइम पे, मतलब आज भी जो है, ये जो थिंकर्स होते हैं, बड़े बड़े विचारक होते हैं, उनको मानने वाले कितने तपस्वी होते हैं, कितना त्याग से वो जीवन जीते हैं, और उनका जो लाइफ होता है वास्तव में पवित्र होता है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है उनके पास। और इसीलिए अगर वो किसी को श्राप दे दें तो उसका जीवन जो है कष्टमय हो जाता है, और वही अगर वो किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं तो बहुत ही संपन्न हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास इतना पोटेंशियल होता है, इतना तप के साथ वो अपने जीवन को जीते हैं कि उनके पास एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मेन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल। तो क्या होता था कि अधिकतर जो पुरुष और महिलाएं होती थी, चूँकि इनके जो रूल्स थे महावीर के बहुत ही कठिन थे, बहुत डिफ़िकल्ट थे, तो नेवर्थलेस thousands left their homes to learn and teach this new way of life। फिर भी इन सब चीज़ों की परवाह न करते हुए हजारों लोग इनसे जुड़े, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, इनके साथ रहने लगे, ठीक है, इनके फॉलोअर बन गए। और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर बार को तो नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ, जो लोग इनके फॉलोअर बने थे उनके फॉलोअर को सपोर्ट किया कि ठीक है भाई, आप जा रहे हो, आप मॉन्क्स बन गए हो, आप नन बन गए हो, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो गए तो नहीं, घर बार उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने जो फॉलोअर बन गए थे उनका सपोर्ट किया। तो जो जैनिज़्म थे वो सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, तो इनको जो है अधिकतर जो व्यापारी वर्ग के लोग हुआ करते थे वो ज़्यादा इनसे जुड़े। फार्मर्स इनसे उतने जुड़ नहीं पाए। क्यों? उसका रीज़न क्या था? क्योंकि फार्मर्स जो थे वो अपने खेत खलिहानों में इंसेक्ट वगैरह को भगाने के लिए, अपने खेतों को जो है फसलों की सुरक्षा करने के लिए उनको जो है अन्य जानवरों को भगाना पड़ता था, मारना पड़ता था, कीड़े मकोड़ों को। तो इनके लिए जो है बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि उसमें जो है अहिंसा पे विशेष ध्यान दिया गया था, और चूँकि इनको इंसेक्ट वगैरह को मारना ही था भाई, फसल उगानी है, तो इसलिए ये उनसे ज़्यादा मात्रा में जुड़ नहीं पाए। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज़्म स्प्रेड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, और उसके बाद जो है कई सौ साल तक जो जैनिज़्म था धीरे धीरे आपका इंडिया के नॉर्थ पार्ट में जो है फैलता रहा, और फिर वहाँ से वो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सभी जगहों पे उसका विस्तार होता गया।
The teaching of Mahavira and his followers were transmitted orally for several countries. जो महावीरा के जो टीचिंग्स थी, महावीरा द्वारा बताए गए जो नियम कानून थे, जो रूल्स थे, जो सिद्धांत थे, उनको उनके फॉलोअर्स के द्वारा अलग अलग सेंचुरीज़ में, अलग अलग समय पर, अलग अलग देशों में उसको फैलाया गया, लोगों द्वारा बताया गया और उनसे काफ़ी लोग जुड़ते चले गए. They were written down in the form in which they are presently available at a place called वल्लभी. और उसको वल्लभी जो कि गुजरात में है, आज से लगभग 1500 साल पहले जो महावीरा द्वारा जो बताए गए सिद्धांत थे उनको लिखा गया. उसके पहले क्या होता था कि उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को वो किसी से बताते, फिर वो व्यक्ति किसी और से बताता, इस तरह से बताते हुए लोगों तक पहुंचाया गया है. लेकिन अंत में आज से 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नामक एक जगह पर, ठीक है, इनके द्वारा बताई गई चीज़ों को लिखा गया और उसमें पुस्तक की रचना की गई. अब ये जो वर्ड जैना आता है वो कम्स फ्रॉम द टर्म जियान मीनिंग कनकरर. तो ये जो जैना आता है ये जियान शब्द से आता है जिसका मतलब होता है कनकरर, यानी जिसका मतलब होता है विजेता. संघ, अब हम संघ के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए क्या होता है, जो बोथ महावीरा एंड बुद्धा दोनों ने ये इस बात को महसूस किया कि ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड अगेन ट्रू नॉलेज. जो व्यक्ति केवल अपने घर बार को छोड़ रहे हैं, केवल वही सच्चा और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर. तो उन्होंने क्या किया कि उनको साथ रहने के लिए अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया जिसको संघ के नाम से जाना गया. मतलब संघ क्या था, संघ एक प्रकार का एसोसिएशन था जिसमें वो लोग जो उनके साथ घर बार छोड़ करके आते थे वो लोग उनके साथ उस एसोसिएशन में रहते थे. दो रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वे रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटक. अब उस संघ में कुछ नियम कानून बनाए गए थे, ठीक है. तो जो बुद्धिस्ट संघ था उसके जो नियम कानून थे उसको विनय पिटक नामक एक पुस्तक में संग्रहित किया गया. फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वोमेन. और यहाँ पर दो अलग अलग ब्रांच बनाए गए, एक महिलाओं का ब्रांच अलग बना और पुरुषों का ब्रांच अलग बना. ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ. अब उस संघ को क्या था कि सभी जितने भी पुरुष थे वो सभी उसको ज्वाइन कर सकते थे. हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स. और अगर उसमें बच्चों को आना है या दास को आना है तो बच्चे अपने पेरेंट्स से और जो स्लेव्स होते हैं वो अपने मालिक से आज्ञा लेकर के ही उस संघ में एंट्री ले सकते थे. लेकिन दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डेप्टर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स. और जो राजा के अंडर में काम करते थे वो कैसे आएंगे, वो संघ में आने के लिए पहले राजा की परमिशन लेंगे. और जो कर्जदार थे वो परमिशन कैसे लेंगे, वो परमिशन लेंगे जिससे उन्होंने कर्ज लिया हुआ है. अगर वो कर्ज देने वाला परमिशन दे देता है तो भाई आप उस संघ में एंट्री ले सकते हो. तो इस तरह से अलग अलग नियम कानून बनाए गए थे. वोमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन. और महिला अगर आ रही है तो उसको किससे परमिशन लेना है, उसको परमिशन लेना है अपने हस्बैंड से. तो मेन एंड वोमेन हु ज्वाइन द संघ लेड सिंपल लाइफ्स. तो जो भी पुरुष या महिला उसमें आती थी उसको उसका जीवन बहुत ही साधारण हो जाता था, बहुत ही सिंपल लाइफ उसको जीनी पड़ती थी. उसको मेडिटेट करना पड़ता था अधिकतर समय तक. उसको शहरों में जाना पड़ता था, गांव में जाना पड़ता था, ठीक है, भिक्षा मांगनी पड़ती थी.
ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर, और वो भिक्षा उसको एक निश्चित समय तक ही मांगना होता था। दैट इज़ वाई दे वेयर नोन एज भिक्षुज, और इस वजह से उनको क्या कहा गया, भिक्षुज भी कहते हैं। द प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउसर एंड, मतलब प्राकृत में उनको क्या बोलते हैं, भिक्षुज बोलते हैं। और स्त्रियों को भिक्षुनीज भी बोलते हैं, और पुरुषों को भिक्षुज बोला जाता था। तो दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर, वो दूसरों को सिखाते और एक दूसरे की क्या करते थे, मदद किया करते थे। दे ऑल्सो हैड हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। अगर संघ में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े हो जाते थे तो उसको साथ में मीटिंग्स वगैरह में किया करते थे, और उसका सेटलमेंट, मतलब उसका उन झगड़ों का निपटारा वो किया करते थे। और दोज, जो लोग ज्वाइन द संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर्स, courtesans and slaves, many of them wrote down the teachings of the Buddha। जिन्होंने भी संघ को ज्वाइन किया, चाहे वो क्षत्रिय हों, मर्चेंट हों, व्यापारी हों, चाहे वो लेबर हों, उन सब ने क्या किया, उसमें से बहुत सारे लोगों ने बुद्धा के द्वारा बताए गए जो चीज़ें थी उनको लिखा। तो सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोएम्स, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी। उन कविताओं में क्या था, संघ के बारे में, और संघ में जो लोग रहते थे उन लोगों के जीवन के बारे में वो रचनाएं थीं। वो कविताएं उन लोगों के जीवन के बारे में बताती थीं, बुद्ध के बारे में बताती थीं। ठीक, अब हम लोग जानते हैं विहारास क्या होते हैं। टू बिगिन विथ, बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मोंक्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपुल। तो क्या होता है, जो जैनिज़्म थे और जो बुद्धिस्ट जो फॉलोअर्स होते थे वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते थे। ठीक है, साल में लोगों को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, लोगों को सिखाते रहते थे, अपने धर्म के बारे में बताते रहते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और वो केवल बरसात के मौसम में ही वो स्टे करते थे, बाकी सभी मौसम में वो एक दूसरे प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते ही रहा करते थे। तो व्हेन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल, जो बरसात में क्यों नहीं जाते थे, क्योंकि बरसात के टाइम में ट्रैवल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ट टेम्प्रोरी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स, और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिल एरियाज। तो रेनी सीजन में वो ठहरते कहाँ थे, उनके लिए जो उनके फॉलोअर्स होते थे, जो उनके अनुयायी होते थे, जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग होते थे, वो उनके लिए टेम्प्रोरी शेल्टर्स बनाते थे। या तो वो शेल्टर्स कहीं बाग बगीचों में बनाते थे, या तो फिर जो नेचुरल गुफाएं होती हैं उन्हीं को काट करके जो है अच्छे शेप दे करके उनको तैयार कर दिया करते थे। और इन्हीं को हम लोग विहार के नाम से जानते थे, क्योंकि विहार का मतलब होता है वहाँ पे वो रहते थे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, जो कि कार्ले केव है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। ठीक है, यहाँ पे भिक्षुज और भिक्षुनीज जो है यहाँ पे रहते थे। तो देखो ये गुफाएं हैं उस टाइम की, या पहाड़ वगैरह हैं, उनको काट करके कितना सुंदर स्ट्रक्चर देखिए ये बना दिया गया है। ठीक, तो एज टाइम वेंट ऑन, मेनी सपोर्टर्स ऑफ द भिक्षुज एंड भिक्षुनीज एंड दे देमसेल्व्स फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स, एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट। तो क्या हुआ, एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके जो सपोर्टर्स थे, भिक्षुज और भिक्षुनीज थे, एंड दे देमसेल्फ फेल्ट नीड फॉर मोर परमानेंट सेटलमेंट, उनको और ज़्यादा परमानेंट सेटलमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो दीज वर नोन एज विहारास। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे, एंड सो मोनेस्ट्रीज वेयर बिल्ट, तो बहुत सारे मोनेस्ट्रीज बनाए गए पहाड़ों को काट करके, उन्हीं को हम लोग विहारास बोलते हैं। द अर्लीस्ट विहारास वेयर मेड ऑफ वुड, पहले जो स्टार्टिंग में जो विहार बनाए गए थे वो वुड के बनाए गए थे, एंड देन ऑफ ब्रिक्स, और उसके बाद पत्थरों के बनाए गए। सम वेयर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स, स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया। और वेस्टर्न इंडिया में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें गुफाओं को भी
गुफ़ाएँ भी मिलती हैं जो कि पहाड़ों को काट करके बनाई गई हैं। तो ये जो विहार हुआ करते थे, ये लकड़ियों के भी बनते थे, ईंटों के भी बनते थे और गुफ़ाओं में भी बनते थे, जो कि नेचुरली पहाड़ों को काट करके बनाए जाते थे। ठीक? और कभी-कभी ये जो नेचुरल गुफ़ाएँ होती थी, वहीं पे भी वो सेटल हो लिया करते थे। A Buddhist text tells us, तो क्या है भाई, जस्ट एज द waters of rivers lose their names and separates when they flow into the mighty ocean, so are varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks। इसका मतलब क्या है कि ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये बुद्धिस्ट के द्वारा लिखा गया एक टेक्स्ट है। वो बताता है कि जिस प्रकार से पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ जब समंदर में मिलती हैं तो उनके नाम का अस्तित्व ही विलीन हो जाता है, वो अपना नाम खो देती हैं। उसी तरह से अलग अलग वर्ण के, अलग अलग जाति के जब लोग मॉन्क बनते हैं तो उनका वो सभी जो पहले की जो चीज़ें होती हैं वो सब मिट जाती हैं। मतलब वो अब किसी भी वर्ण से नहीं जाने जाते हैं, वो सिर्फ बुद्ध के फॉलोअर्स के नाम से जाने जाते हैं, मॉन्क के नाम से जाने जाते हैं। तो वेरी ऑफ्टन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाई रिच मर्चेंट और लैंड ओनर्स। अब क्या होता था, अधिकतर ये जो विहार होते थे, ये जो व्यापारी होते थे या ज़मींदार होते थे या राजा महाराजा होते थे, उनके द्वारा बनवाया जाता था या फिर उनको बनवा करके डोनेट कर दिया जाता था। ठीक है। तो द लोकल पीपल केम विथ गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसिन्स फॉर द भिक्षुज एंड भिक्षुनीज। अब जो लोकल जो उस जगह के रहने वाले लोग थे, वो उन लोगों के लिए भोजन लाते थे, दवाएं लाते थे। ठीक है। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और इसके बदले में वो लोगों को उपदेश दिया करते थे, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सिखाया करते थे। तो ओवर द सेंचुरीज, जैसे जैसे समय बीतता गया, बुद्धिस्ट स्प्रीड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। ये जो बुद्धिस्ट थे वो सब कॉन्टिनेंट जो था हमारा, उसके अलग अलग पार्ट्स में फैलते गए, उसके बाहर भी गए। ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज महायान बुद्धिज़्म नाउ डेवलप्ड। फिर क्या हुआ, आज के डेट में या कुछ दिन बाद एक बुद्धिज़्म में एक नया फॉर्मेट आया जिसको हम लोग महायान के नाम से जानते हैं। मतलब जो बुद्धिज़्म रिलीजन था वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक आपका हीनयान होता है और एक आपका महायान होता है। जो महायान था ये नया वाला फॉर्मेट था। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर, इनके पास कुछ दो अलग अलग तरह के फीचर्स थे। अर्लियर द बुद्धाज प्रेजेंस वॉज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। पहले क्या होता था, बुद्धा का जो प्रेजेंस है उनके किसी सिंबल के द्वारा उसको प्रकट किया जाता था। तो फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट वॉज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल ट्री। जैसे उनके द्वारा जब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसका साइन जो है पीपल ट्री से शो किया जाता था। लेकिन अब क्या होता है, जब ये महायान आता है तो स्टेटस ऑफ बुद्धा वेयर मेड, स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड। मतलब अब क्या होता है, महायान के फॉर्मेट को फॉलो करने वाले लोग बुद्धा की स्टैचू बनाने लगते हैं। एंड मेनी ऑफ दिस वर मेड इन मथुरा, और इसमें से अधिकांश जो थी वो मथुरा में बनाई गई थी। विल अदर्स वेयर मेड इन तक्षशिला, जो कि बाकी जो थी वो तक्षशिला में बनाई गई मिलती हैं। द सेकेंड चेंज वॉज बिलीफ इन बोधिसत्व, और महायान के जो लोग थे वो बोधिसत्व में बिलीव करते हैं। ये क्या था, दीज वर सपोज्ड टू बी पर्सन हु हैड अटेन एनलाइटमेंट। बोधिसत्व उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके बारे में लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि उसने एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया है, उसको ज्ञान की हो गई है। वंस दे अटेन एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस।
और जिसको इनलाइटमेंट प्राप्त हो गया, दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन, वो कंप्लीट आइसोलेशन में जा सकता है और मेडिटेट कर सकता है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेंड इन वर्ल्ड टू रीच एंड हेल्प अदर पीपल। तो अब चूंकि वो क्या करते थे, हाउएवर वो आइसोलेशन में ना जा करके वो क्या करते थे, वो संसार में ही रहते थे और अन्य लोगों को टीच करते थे, उनको समझाते थे और दूसरे पीपल की हेल्प किया करते थे। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर। और क्या हुआ कि अब बोधिसत्वा के लोग पूजा करने लगते हैं एंड स्प्रीड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया। और ये जो है आपका सेंट्रल एशिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल गया, जैसे चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान, और बाद में ये कोरिया और जापान तक भी फैल गया। तो बुद्धिज़्म क्या है, बुद्धिज़्म स्प्रीड टू वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर होलोड आउट ऑफ हिल्स ऑफ भिक्षुज टू लिव। तो ये जो बुद्धिज़्म है आपका वेस्टर्न, साउथर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में आपका काफ़ी ज़्यादा फैला, और वहीं पे हम बहुत सारे दर्जनों केव्स मिल जाते हैं जहाँ पे भिक्षुज और भिक्षुणी रहा करते थे। तो बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रीड साउथ ईस्टवर्ड्स टू श्रीलंका। और इसके अलावा जो बुद्धिज़्म था वो साउथ में आपका श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, ठीक है, इन सभी जगहों पे बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज थेरवादा बुद्धिज़्म, ठीक है, थेरवादा बुद्धिज़्म वाज मोर पॉपुलर इन दीज एरिया। और इन जगहों पे जो थेरावादा बुद्धिज़्म था ये ज़्यादा मात्रा में आपका फैला। अब जान लेते हैं कि पिलग्रिम्स क्या होते हैं। तो पिलग्रिम्स ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे पुरुष और महिलाएं होती हैं, वो अंडरटेक जर्नीज़, जो यात्राएं करते हैं होली प्लेसेस की, ठीक है, जो पवित्र जगह हैं उन जगहों की यात्रा करने वाले लोगों को पिलग्रिम्स कहते हैं, उसको तीर्थयात्री बोलते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप, पूजा पाठ करने के लिए लोग जाते हैं। तो इसमें से जब बेस्ट नोन ऑफ दीज आर चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फाहियान। तो इसमें सबसे पॉपुलर व्यक्ति है वो है आपका फाहियान, जो कि 1600 ईयर्स एगो इंडिया में आया था, ठीक है। एंड हुआन शुआंग जैंग, या इसको हुआंग जैंग भी बोलते हैं, ये 1400 साल पहले आता है। एंड आई क्विंग हु केम अबाउट 50 ईयर्स, एक और व्यक्ति है आई क्विंग, वो जो कि 50 साल पहले आया था आफ्टर जुआंग जैंग। जुआंग जैंग के आने के 50 साल बाद ये भी आता है। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। तो ये जो है बुद्धा के जो फेमस प्लेसेस थे वहाँ पे जाता है, उनकी जो मोनेस्ट्रीज थी वहाँ से पे घूमता है। और ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। और ये जो लोग भी आते थे ये अपनी यात्राओं में जो कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है, उनके बारे में लिखते थे। दे रोड फॉर द कंट्रीज़ एंड द मोनेस्ट्रीज़ दैट दे विजिट। और जो जहाँ पे ये जाते थे, जिस जगह पे घूमने, उन जगहों के बारे में भी ये लिखा करते थे। तो इनका क्या है, इनका एक अपना इम्पोर्टेंस है। इनकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ करके जो हिस्टोरियंस होते हैं वो हिस्ट्री को डेवलप करते हैं, हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नालंदा के बारे में, जो कि एक यूनिक सेंट्रल लर्निंग पॉइंट था, जो कि एक सेंट्रल लर्निंग पॉइंट था जहाँ पे जुआंग जैंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंट टाइम स्टडिंग इन नालंदा। तो ये जो आपके जुआंग जैंग थे और जो कुछ अदर पिलग्रिम्स थे वो यहाँ नालंदा बिहार में आते हैं स्टडी करने के लिए। तो द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड, जो कि उस टाइम पे बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री हुआ करती थी। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्ड इट। तो यहाँ पे क्या होता है, तो द टीचर आर मेन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंटेड। तो यहाँ पे जो टीचर्स थे वो काफ़ी पढ़े लिखे होते थे और बहुत ही योग्य हुआ करते थे। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन ऑल साइंसियरिटी। ये बुद्धा के द्वारा बताए गए जो टीचिंग्स थे उनको फॉलो किया करते थे, उनके विचारों को फॉलो किया करते थे।
द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट, और इस मोनेस्ट्री के जो रूल्स थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो देम, और सबको उसको फॉलो करना पड़ता था। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, दिन में यहाँ पर डिस्कशन हुआ करते थे। एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अदर, और यहाँ पे जो बच्चे और बूढ़े थे वो एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। learned men from different cities come here to settle their डाउट्स, जो बड़े बड़े विद्वान होते थे दूसरे दूसरे जगहों से यहाँ पर आकर के अपने डाउट्स को क्लियर किया करते थे। और यहाँ पे जो गेट कीपर हुआ करता था, आस्क न्यू इंट्रेंट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जो न्यू इंट्रेंट्स आते थे, जो नए लोग यहाँ पे प्रवेश लेने के लिए आते थे, उनसे बड़े ही कठिन कठिन सवाल पूछता था। दे आर अलाउड टू इंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दिस, और अगर वो इन सभी प्रश्नों के सही से उत्तर दे देता था तभी उसको यहाँ पे एंट्री मिलती थी। तो इस तरह से हम जान पाते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है कितना ग्रेट वहाँ पे सारे सिस्टम जो है बने हुए थे। तो आई होप ये चैप्टर आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।